हेलो। सो इन द नेक्स्ट सेक्शन, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि आपको अगले सेक्शन में हम श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बताएंगे, तो श्रोडिंगर इक्वेशन को हम लोग समझते हैं। देखिए, बेसिक लॉजिक इसका सिंपल सा है कि अगर हमारे पास एक नई तरह की वेव आ चुकी है, दैट इज़ द मैटर वेव, जो कि ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे है ना वो साउंड वेव जैसे है, वो एक नए तरह की वेव है। तो इस नए तरह की वेव को एक्सप्लेन करने के लिए भी हमारे पास एक वेव इक्वेशन होनी चाहिए। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो आप पढ़ते हैं, बेसिकली ये वो वेव इक्वेशन है जो कि इस मैटर वेव के लिए एक्सप्लेन की जाती है। लेकिन श्रोडिंगर इक्वेशन समझने से पहले हमें एक और इम्पॉर्टेंट सा प्रिंसिपल समझना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। देखो, हम लोगों ने क्या कहा था कि जब एक पार्टिकल है, रुका हुआ है, ठीक है, रेस्ट में है, पार्टिकल नेचर है, जैसे वो चलना शुरू करेगा वैसे ही उसके साथ उसका वेव नेचर जो है वो प्रभावी होना शुरू हो जाएगा, इफेक्टिव होना शुरू हो जाएगा। और जैसे वो प्रभावी होगा तो हम कहेंगे कि एक वेव पैकेट जो है वो उसके साथ आके जुड़ जाएगी। अब यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि ये जो पार्टिकल है, जो मटेरियल था, नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ वेव ग्रुप। इसको ऐसे मत समझिएगा, बहुत बार ये कन्फ्यूजन रहता है कि जैसे हम लिफाफे वाला उदाहरण लोग देते हैं कि जैसे लिफाफा है, उसके अंदर चिट्ठी रखी है, तो चिट्ठी लिफाफे के अंदर सुरक्षित है। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो आप ये समझिए कि वो जो पार्टिकल है वो इस वेव पैकेट के अंदर कहीं मौजूद नहीं है, बल्कि वो पार्टिकल खुद का खुद पूरा एक वेव पैकेट बन गया है। तो उसने अपना रूप वेव के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब जब ये पार्टिकल वापस से रुकेगा, पार्टिकल फॉर्म में आएगा, तो सवाल ये है कि ये कहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। यानी कि जब ये वेव वापस से पार्टिकल में कन्वर्ट होगी तो जो डेल्टा एक्स डिस्टेंस है, इस डेल्टा एक्स डिस्टेंस में कहाँ पर वो पार्टिकल आपको दिखाई पड़ेगा। मान लो ये डेल्टा एक्स 1 सेंटीमीटर है, तो इस 1 सेंटीमीटर के दायरे में वो पार्टिकल आपको कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा, सबसे आगे दिखेगा, सबसे पीछे दिखेगा, कहाँ दिखेगा? तो ये था हमारे पास एक बेसिक सा सवाल कि इनमें से कौन सा आंसर आपको मिलेगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो हाइजेनबर्ग इसको कहते हैं, इसी चीज़ को वो एड्रेस करते हैं और वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्जर्व द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली। यानी कि जो पार्टिकल जो आप वेव में कन्वर्ट होता हुआ देख रहे हो, अगर हम कोई प्रयोग करें, हम एक ही प्रयोग के द्वारा उसकी पोजीशन कहाँ है, उस पार्टिकल का मोमेंटम कहाँ है, ये सब कुछ जानने का प्रयास करें तो हम नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने एक नहीं कर सकने का मतलब है एक अनसर्टेनिटी के बारे में बताया। तो उस अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को अगर हम डेल्टा एक्स कह रहे हैं और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को डेल्टा पी कह रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट होगा वो एक कांस्टेंट होगा। थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको हम और अच्छे से जब करते हैं तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी जो होता है वो एच क्रॉस के बराबर होता है, और जहाँ एच क्रॉस जो होता है वो कुछ और नहीं है, एच अपॉन 2 पाई ही होता है। और अगर हम मैथमेटिकल रिगरनेस बढ़ा दें तो इसको हम डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच क्रॉस बाई 2 की तरफ लिख सकते हैं। तो आपने ये दो फॉर्म जो देख रहे हो, ये सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी के तहत बनाए गए फॉर्म है। फिजिक्स इनकी सिंपल है कि हम एक टाइम में अनसर्टेनिटी और इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हम जब मेजर करेंगे तो हमें अनसर्टेनिटी इनमें दिखाई पड़ेगी। ये रिलेशन सिर्फ एक्स और पी के साथ ही काम नहीं करता, ये थीटा के साथ और एंगुलर मोमेंटम जे के साथ भी काम करता है। ये लाइफ टाइम एनर्जी वैल्यू और लाइफ टाइम के बीच में भी काम करता है। तो इस तरह से एक्स पी, थीटा जे, ई टी, ये कुल 6 ऐसे वेरिएबल हैं, 3-3 के 2-2 के जोड़े में, जिस पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल काम करता है। तो इनको कैनोनिकल कॉन्जुगेट पेयर कहते हैं, कैनोनिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल्स कहते हैं। अच्छा, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो प्रपोज किया गया, इसके फ़ायदे क्या थे या फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या लोगों ने देखी? तो इंपॉर्टेंस तो पहली बात, सबसे बहुत बड़ा इसमें जो मेजर रोल इसने इस प्रिंसिपल ने प्ले किया, उसने एक थ्योरी को रूल आउट किया जिसमें ये माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। रदरफोर्ड की आप कह सकते हो ये थ्योरी थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और इसके पीछे बीटा डिके का कारण था। रदरफोर्ड जो कि एक बहुत बेहतरीन एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे, उन्होंने जब बीटा डिके के प्रोसेस को देखा तो उसके आधार पर उन्होंने ये निर्णय लिया था कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए। ओके, उसके बाद रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, इसको भी हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से
कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन अ बॉक्स पोटेंशियल वेल, इसमें भी हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के रूल को अप्लाई कर सकते हैं। और ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, आप आगे करते हो, उनको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे आते हैं। अब लॉजिक क्या था? फॉर एवरी वेव अ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इज प्रेजेंट। पुराना हमारा अनुभव कहता है, जैसे मैकेनिकल वेव के लिए न्यूटन इक्वेशन थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मैक्सवेल इक्वेशन है, उसी तरह से मैटर वेव के लिए हमें एक नए इक्वेशन की आवश्यकता है। और इस आवश्यकता को पूरा किया था श्रोडिंगर ने। तो श्रोडिंगर ने दो तरह की इक्वेशन दी, एक टाइम इंडिपेंडेंट जिसमें कि टाइम का फंक्शन नहीं था, और दूसरी थी टाइम डिपेंडेंट जिसमें टाइम का फंक्शन था। अब अगर हम इसकी डेरिवेशन को करें, अब चूँकि सब्जेक्टिव में आपके पेपर अगर हो रहा है तो सब्जेक्टिव के लिए आपको डेरिवेशन समझना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेव जो होती है वो एक स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन को फॉलो करती है। एक स्टैंडर्ड तरीका है वेव इक्वेशन लिखने का, उसको ज़रूर फॉलो करेगी। ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, वो मैकेनिकल नहीं है, पर वेव तो है। तो वेव है तो इसका मतलब वो एक वेव इक्वेशन को ज़रूर फॉलो करेगी, और ये वेव इक्वेशन का प्रकार है। इस वेव इक्वेशन में देखो, यहाँ पर f जो है हमें नहीं मालूम था, तो श्रोडिंगर ने उस f की जगह पर एक सिंबल यूज किया जिसको कि हम साई कहते हैं। साई सिंबल को उन्होंने यूज किया और इसी इक्वेशन को इस तरह से लिख दिया। देखो कि दोनों में अंतर क्या है, f की जगह पर हम एक फंक्शन साई इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि एक मैटर वेव के लिए इस्तेमाल किया गया एक फंक्शन था, तो इसको हम सिंपली वेव फंक्शन कहते हैं, मतलब मैटर वेव के लिए यूज किया जाने वाला फंक्शन। ओके, इस तरह की जो इक्वेशन होती है ये एक सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आपने पाई थी। आप पुराने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पार्ट 2 जो रिवीजन वीडियो है उसको देखिएगा, वहाँ हम लोगों ने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो इसका जो सोल्यूशन था उसमें साइन कॉस फंक्शन होगा या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो हमने ऐसा ही एक फंक्शन मान लिया। तो इसका जो सोल्यूशन है उसमें साई की वैल्यू, चूँकि एक्स का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, तो साई मस्ट बी फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। तो उसमें एक्स पार्ट यानी पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट एक हो गया और टाइम डिपेंडेंट पार्ट हमने इस तरह से दो हिस्से कर लिए। अब देखिए, अब हमें इस इक्वेशन, इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 1 कहें, तो इस इक्वेशन में हमें साई बाई टी स्क्वायर रखना है, d2 साई बाई डी टी स्क्वायर, टाइम का डेरिवेटिव लेना है। तो आप क्या करिए, इस इक्वेशन को, जो साई की इक्वेशन, इसको टाइम के साथ डेरिवेटिव ले लीजिए। ठीक है, डेरिवेटिव लोगे तो ये तो ऐसे रहेगा, और यहाँ ई की पावर आई ओमेगा टी का जब डी बाई डी टी करोगे तो आई ओमेगा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ ऐसा होगा जैसे डी बाई डी टी आपने लिया ई की पावर आई ओमेगा टी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ई की पावर आई ओमेगा टी ऐसे रहेगा, डी बाई डी टी जो होगा वो आई ओमेगा टी होगा, और यहाँ से आई ओमेगा आपको बाहर मिल जाएगा, ई की पावर आई ओमेगा टी मिलेगा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आई ओमेगा रहेगा, तो आई ओमेगा आपने यहाँ पर लिख दिया। ऐसे ही दोबारा जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको फिर से आई ओमेगा का मल्टीप्लाई होगा, तो आपने आई ओमेगा स्क्वायर कर दिया, सिंपल। अब यहाँ पर करोगे तो आई इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये जाएगा माइनस उसका स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये जो पूरा टर्म लिया है हमने ओमेगा एक्स ई की पावर आई ओमेगा, इसको हमने साई एक्स टी लिख दिया है। अब हमने पढ़ा है, अगेन आपको वेव इक्वेशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी था वहाँ से आप देखोगे कि जो वेव इक्वेशन होती है, जो वेव वेलोसिटी होती है, ओमेगा बाई के बराबर होती है, के कह लो ओमेगा बाई वेव वेलोसिटी होगा। ओके, तो अब आप क्या करिए, अब आप एक काम करिए, इस इक्वेशन में जहाँ d2 साई बाई डी टी स्क्वायर था वहाँ आपने वैल्यू रख दी, तो आपने रखा माइनस ओमेगा साई 1/v स्क्वायर है, प्लस हो गया आपके पास, ये इक्वेशन आ गई। अब आप इस इक्वेशन को देखो, तो इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर जो है वो इस फार्मूले से रख दिया। यू वी में कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ नोटेशन यू है, यहाँ वी है, दोनों ही वेव की वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। के की वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा है, तो और लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये डी ब्रॉगली रिलेशन है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर जो के था उसको 2 पाई बाई लेमडा कर दिया, और फिर लेमडा की वैल्यू एच अपॉन एम वी कर दिया, इसको एडजस्ट किया, स्क्वायर किया। या आप खुद करके देखिएगा, आई वुड सजेस्ट कि इसको करके आप देखते रहिएगा, सिर्फ वीडियो देख करके चले मत जाइए, अपना पेन पेंसिल का इस्तेमाल करें और इन सारे टर्म को अपने आप डिराइव करिए, अपने आप इसको इन्वॉल्व होइए। आपको जब तक दिमाग आपका इन्वॉल्व नहीं होगा, आपकी मोटर अभिक्रियाएँ जब तक नहीं चलेंगी हाथ पैर की, तब तक आप मैथमेटिक्स को, लॉजिक को अपने दिमाग में नहीं स्टोर कर सकते हो। आपको करना पड़ेगा अपने हाथ से, देख देख करके। जैसे आप कितने भी साइकिल चलाने की वीडियो देख लें, आप साइकिल नहीं सीख सकते जबकि आप खुद साइकिल पर ना सवार होकर के उसको चलाना शुरू कर दें। ये बिल्कुल यही चीज़ मैथमेटिक्स के साथ भी है, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक ज़्यादा लग जाते हैं तो फिजिक्स बन जाती है, और एक अलग तरह की स्किल होती है तो मैथमेटिक्स कहलाती है। ओके, सो आपने
कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के हिसाब से टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। अब यहाँ से आप देखो हाफ एम वी स्क्वायर को ई माइनस वी कर सकते हो, तो आपने एम से मल्टीप्लाई कर दिया तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर 2m ई माइनस वी हो गया। क्यों हम एम स्क्वायर वी स्क्वायर चाहते हैं? क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर जो ये वाली इक्वेशन है इसको 1 कह रहे हैं, इसमें एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू आपको दिख रही है। तो आपने यहाँ पे रखा 4 पाई 2m ई माइनस वी और इस तरह से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया साई स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी। कई बार कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है, कई बार आपकी जो बुकें हैं उसमें ये इक्वेशन एच क्रॉस के टर्म में लिखी गई होती है। आपको मालूम है कि एच क्रॉस जो होता है वो h/2 पाई होता है। तो इस जगह पर आप एक काम कर सकते हैं, इसको हम ज़रा अलग से लिख रहे हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2m ई माइनस वी अपॉन h/2 पाई का होल स्क्वायर। देखो करके देखो, यहाँ पर ये 4 पाई स्क्वायर हमने नीचे ले आया, 2 यहाँ छोड़ दिया, तो ये ऐसे लिखा जाएगा 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी, है ना यहाँ पर। तो इसको कई जगहों पर किताबों में आपने ऐसे देखा होगा d2 साई ओवर dx स्क्वायर 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई टाइम 0। तो ये कुछ अलग नहीं है, वही चीज़ है, बस एच क्रॉस और एच की नोटेशन का अंतर है। तो इस प्रकार से हमारे पास एक फ्री पार्टिकल के लिए जिसके लिए पोटेंशियल अगर 0 है, जस्ट ए मिनट, इस तरह से इक्वेशन लिखी जा सकती है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ई माइनस वी अगर वी 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी। इसका हम इस्तेमाल करेंगे आगे जा करके, और उस स्थिति को हम फ्री पार्टिकल कहते हैं। आगे दूसरा ये है टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, चूँकि यहाँ पे टाइम नहीं है। श्रोडिंगर की इक्वेशन को आगे जब और ड्राइव करते हैं तो हम उसका टाइम डिपेंडेंट फॉर्म पाते हैं। तो टाइम डिपेंडेंट फॉर्म में आपको हम बिल्कुल डायरेक्टली लिख रहे हैं, उसका डेरिवेशन तो हार्डकोर क्वांटम मैकेनिक्स की बात हो जाएगी, जो कि फिजिक्स में आप पर्टिकुलरली पढ़ते हो, हायर फिजिक्स में। तो खैर यहाँ पर श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन जो है उसमें आप क्या होता है, लेफ्ट साइड में आई एच क्रॉस डी साई बाई डी टी होता है, डेल साई बाई डेल टी होता है, और राइट साइड में माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी साई ये होता है। ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर हमने टर्म बनाया है इसे हम एक ऑपरेटर कहते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बेसिकली कंजर्वेटिव सिस्टम में टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने इस तरह की इक्वेशन यहाँ पर लिख ली, ये इसकी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब यहाँ पर सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है कि जो वेव फंक्शन हमने माना था साई, इसका मतलब क्या है, इसका फिजिकल मतलब क्या है। भाई डेंसिटी अगर आपसे कोई कहे क्या होता है तो आपको मालूम है, कोई आपसे कहे कि एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है तो आप उसको बता सकते हो, उसको कई उदाहरणों से समझा सकते हो। बट ये जो वेव फंक्शन साई माना है इसका फिजिकल मतलब क्या था। तो द वेव फंक्शन ऑफ साई यूज्ड इन श्रोडिंगर इक्वेशन इज मैनी टाइम कॉम्प्लेक्स इन नेचर। देखो आप यहीं पे देखो, जब हमने साई का एक्सप्रेशन निकाला था तो इस साइन के एक्सप्रेशन में, यहाँ पर इस साइन के एक्सप्रेशन में, साई के एक्सप्रेशन में e की पावर i ओमेगा टी था, यानी कि कॉम्प्लेक्स जैसा दिख रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो ये फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स होता है। अब कॉम्प्लेक्स के साथ दिक्कत क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो एक मैथमेटिकल तरीका है, एक मैथमेटिकल ट्रिक आप कह सकते हो कुछ हिसाब से है, जिससे हम कैलकुलेशन को ईजी कर ले जाते हैं। लेकिन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। रियल नंबर्स होते हैं, जो रियल क्वान्टिटी होती है उनका ही एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। तो चूँकि वेव फंक्शन अपने आप में कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो सीधे तौर पर उसका हम कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन निकाल सकें ये हमारे लिए संभव नहीं है। सो इट हैज़ नो एनी डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग। सीधे तौर पर से कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होती। इसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का आपको फिजिकल मीनिंग है कि पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी होगी। लेकिन अगर हमने लिखा आई टाइम वी, हमने कहा कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी आई वी है, या कह दो किसी की वेलोसिटी 3i मीटर पर सेकेंड है, तो इसका कोई मतलब नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय आई? आई तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इससे कोई मतलब नहीं निकल के आएगा, तो इसका कोई भी फिजिकल मतलब नहीं होगा। ये सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात नहीं, क्योंकि यहाँ आई भी आ चुका है। तो सो इट इज़ नॉट अ ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, यानी कि हम किसी प्रयोग के द्वारा सीधे तौर पर इसको नहीं देख सकते, क्योंकि प्रयोगों से हम रियल क्वांटिटी को ही देख पाते हैं। बट मैक्स बॉर्न सजेस्टेड इट्स मोस्ट करेक्ट इंटरप्रिटेशन इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। लेकिन जो मैक्स बॉर्न थे, जो कि कोपेनहेगन स्कूल के एक बहुत ही एक्टिव मेंबर थे, बोहर के ग्रुप के बहुत एक्टिव मेंबर थे, उन्होंने इसका एक बहुत अच्छा सा रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि ये जो साई है ये किसी पार्टिकल के किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर स्पेस में, लोकेशन में पाए जाने की संभावना के साथ जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के जो बेसिक नेचर, प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है, उसको सपोर्ट करते हुए साई का इंटरप्रिटेशन किया कि साई इज़ एसोसिएटेड विथ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल
इन स्पेस जिस वॉल्यूम में आप उसको देख रहे हो। अब यहाँ पर फिर वही बात आ गई, साई जो अपने आप में कोई फिजिकल मीनिंग नहीं रखता है, उसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे जोड़ सकते हो। तो बोर्ड ने कहा कि साई को तो आप सीधे तौर पर किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ नहीं जोड़ सकते, लेकिन अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो एक रियल नंबर होगा, और वेव फंक्शन के टर्म में ये रियल नंबर प्रोबेबिलिटी होगा। तो इस तरह से उन्होंने स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ एनी बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल एट अ गिवन स्पेस एट अ गिवन टाइम। तो उन्होंने साई या साई के साथ साई स्क्वायर को उन्होंने प्रोबेबिलिटी के साथ जोड़ा। तो जैसे साई कॉम्प्लेक्स एंड साई स्टार इज इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो साई स्टार या मॉड साई स्क्वायर जो होगा वो जुड़ा होगा किसी पार्टिकल के किसी पर्टिकुलर लोकेशन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी से। अब जरा इस एग्जाम्पल को देखें। मान लो कि ये हमारा कोई स्पेस है जिसका टोटल वॉल्यूम v है, इसमें कोई छोटा सा हिस्सा है जिसको कि हम देख रहे हैं। अगर हम सोचें कि हमारा पार्टिकल जो चलते चलते यहाँ से गुजरेगा तो उस समय इस पार्टिकल के इस पर्टिकुलर लोकेशन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम पहले इस लोकेशन में उसका वेव फंक्शन निकाल लें, उसको साई स्टार से मल्टीप्लाई करें, और उसके बाद उसको हम इसके वॉल्यूम, मान लो इसका dv वॉल्यूम, उससे मल्टीप्लाई करें। तो इससे मान लो इसकी वैल्यू आई 0.3, तो इसका मतलब है कि 30%, जितने समय में आप देख रहे हो उस समय में इस पार्टिकल के यहाँ पाए जाने की संभावना 30% होगी। तो इस तरह से हम साई स्टार को उस पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग लोकेशन के साथ मल्टीप्लाई करके हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। लेकिन कोई आपसे कहे कि बताओ इस पार्टिकल के इस पूरे वॉल्यूम में पाए जाने की संभावना क्या है, तो 100% है। पार्टिकल तो वॉल्यूम के अंदर कन्फाइंड है। तो अगर आप मान लो इसकी लिमिट कुछ इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक लिमिट एग्जिस्ट करती, तो अगर हम इस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट का मतलब माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट का मतलब है कि जो भी हमारे पास अवेलेबल स्पेस हम उसकी बात कर रहे हैं, तो इस पूरे स्पेस में साई स्टार dv जो है वो 1 होगा। तो इस तरह की कंडीशन को हम टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन होल स्पेस इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। जरूर याद रखिएगा। मान लीजिए आपने कहा नहीं, हमने माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी नहीं देखनी, हमें तो स्पेस मालूम है, तो कोई बात नहीं, आप इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर दीजिए, साई स्टार साई कर दीजिए, तो भी आपका 1 होगा, क्योंकि आप पूरे वॉल्यूम को जानते हो, पूरे वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल कन्फाइंड है। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल है जो आपके सिलेबस में है, दैट इज पार्टिकल इन फाइनाइट पोटेंशियल वेल या पार्टिकल इन अ बॉक्स। तो पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हम एक बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी हम एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग देख रहे हैं, 0 to L डिस्टेंस जो है वही देख रहे हैं। तो हमने अपना जो पोटेंशियल का प्रोफाइल है वो ऐसा रखा कि अगर पार्टिकल 0 और L की लिमिट के बीच में है, यानी x की वैल्यू L से कम और 0 से ज़्यादा है, तो पार्टिकल के लिए पोटेंशियल यहाँ पर 0 होगा। पोटेंशियल एनर्जी 0 होने का मतलब पार्टिकल के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी पार्टिकल हमारा पूरी तरह से फ्री है। लेकिन अगर आप इस लोकेशन में x L से ज़्यादा या 0 से कम पे आओगे तो उस जगह पर v आपका इनफाइनाइट है, यानी इनफाइनाइट फोर्स लगेगा, यानी पार्टिकल यहाँ पर नहीं रह सकता है। अब श्रोडिंगर इक्वेशन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे इस एरिया के लिए। तो इस श्रोडिंगर इक्वेशन, ये हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन है। अगर हम v बराबर 0 कर दें तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। इसमें ये जो पूरा टर्म है इसको हम k स्क्वायर कर देते हैं, तो k स्क्वायर की वैल्यू ये ऐसे आ गई, या इसको हम 2me/h क्रॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसा कि हम लोग ने पहले बताया था। अब हमारे पास ये जो आया है ये है सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका जो सोल्यूशन होगा वो कैसे लिखा जाएगा, a sin kx b cos kx। हम चाहे साइन कॉस के टर्म में लिखें, चाहे तो हम एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a और b कांस्टेंट है, और इन a और b कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है जो हम प्रयोग कर रहे हैं, इसकी कुछ लिमिटिंग कंडीशन है। तो लिमिटिंग कंडीशन ये है कि पार्टिकल चूंकि दीवारों के बीच में ट्रैप है, इसीलिए पार्टिकल कुछ ऐसे घूम रहा है कि यहाँ जाता है, फिर यहाँ मुड़ जाता है, फिर यहाँ जाता है, यहाँ से मुड़ जाता है, और इन्हीं दो सीमाओं के बीच में वो चक्कर लगा रहा है। तो कभी भी वो इस दीवार को टच नहीं करता और न कभी इस दीवार को टच करता है। अगर इन दोनों दीवारों को टच नहीं करता, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये इससे पहले ही मूव कर गया, ये इससे पहले ही यहाँ पर मूव कर गया, तो इस दीवार को उसने कभी टच नहीं किया। अगर कभी टच नहीं किया तो इस दीवार पर इसके पाए जाने की संभावना हमेशा 0 होगी। तो चाहे आप यहाँ मॉड साई स्क्वायर निकालोगे, चाहे उधर निकालोगे, आपको हमेशा ये वैल्यू 0 दिखाई पड़ेगी। ये इसका मतलब है। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारी, जरा देखिए। बाउंड्री कंडीशन ये है कि x बराबर 0 वाली दीवार पर भी साई हमेशा 0 होगा, इसलिए इसका साई स्टार भी 0 होगा, और दूसरी दीवार L पे भी साई 0 होगा। तो आप ये वैल्यू रख दीजिए। पहले कंडीशन रखते हैं। जैसे पहली कंडीशन रखोगे आप, तो आपने cos 0 तो 0 हो गया, तो b 0 हो गया, sin 0 1 हो गया, तो a की वैल्यू 0 हो गई, तो कांस्टेंट जो a है आपका 0 आ गया। तो यानी कि इस इक्वेशन में a वाला हिसाब खत्म हो गया, चूँकि a खुद 0 हो गया है।
अब हम x बराबर l रखेंगे। जैसे आप x बराबर l रखोगे तो x की जगह पे l रखा, साई के बराबर 0 रखा। अब देखिए a आप 0 नहीं ले सकते, a 0 ले लोगे तो इसका मतलब सोल्यूशन ही खत्म हो गया, क्योंकि b तो आपको पहले ही बता दिया 0 है, आपने a 0 मान लिया। अगर a भी 0 मान लिया, b 0 मान लिया, तो इसका मतलब आप सोल्यूशन ही 0 मान के चल रहे हो। अगर आप सोल्यूशन 0 मान के चल रहे हो, इसका मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर है ही नहीं, जो कि आपके खुद के बताए गए बात के अगेंस्ट है। इसीलिए हम यहाँ पर ऐसा करते हैं। अब देखो साइन 0 कब कब होगा, तब जब साइन n पाई होगा, n की वैल्यू 1 2 3 है, तो साइन पाई, साइन 2 पाई, 3 पाई, इस तरह से 0 हो रहा। तो इस तरह से के एल की वैल्यू n पाई के बराबर है, यानी k की वैल्यू n पाई बाई l के बराबर है। अब आप क्या करेंगे, जो k की वैल्यू है इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो k स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर होगा। k की वैल्यू ऑलरेडी हमने लिखी है, तो k की वैल्यू जो आपने लिखी है उसको आप यहाँ पर रख दीजिए। देखिए आपने k स्क्वायर की वैल्यू 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर रखा है, तो आपने इसको रख दिया यहाँ पर, या हमने इसको 2m, इस पूरी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर, ऐसे कर दिया। तो यहाँ से e की वैल्यू आपने निकाली, e की वैल्यू क्या निकल के आई, n स्क्वायर एच पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर 2ml स्क्वायर। अब यहाँ पे खास बात देखो, यहाँ पे जो एनर्जी है वो n स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है। देखो पाई एच क्रॉस 2ml ये सब फिक्स है, क्या चेंज हो रहा है, n की वैल्यू, इंटीजर नंबर चेंज हो रहा है। यानी कि हम यहाँ पर एक क्वांटाइजेशन कंडीशन को देखते हैं। अब क्या है थी क्वांटाइजेशन कंडीशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन ये दिखा रही है कि जो पार्टिकल ट्रैप है बॉक्स के अंदर, वो जो चाहे वो एनर्जी नहीं रख रहा है, उसकी भी अपनी एनर्जी की सीमाएं हैं। वो या तो 1 टाइम पाई स्क्वायर एच स्क्वायर 2ml स्क्वायर रख रहा है, या 4 टाइम पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर 2ml स्क्वायर रख रहा है, या 9 टाइम रख रहा है। वो कोई 3.2, कोई 2.93, इस तरह कोई आर्बिट्ररी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं ले रहा है, वो वैल्यू n 1 2 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ही ले रहा है। तो इस तरह कंडीशन को हम क्वांटाइजेशन कंडीशन रखते हैं। जैसे आपने E1 निकाला है, तो n बराबर 1 के लिए आपको E1 मिलेगा, n बराबर 2 के लिए आपको 4 टाइम मिलेगा। तो ये वैल्यू अगर 1 यूनिट है तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो E2 जो होगा वो E1 से 4 टाइम बड़ा होगा। ऐसे E3 जो है वो E1 से 9 टाइम बड़ा होगा। तो इस तरह से हम एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं E1, E2, E3 की। अच्छा, अभी तो हमने एनर्जी निकाली, वेव फंक्शन निकाला। तो वेव फंक्शन हम कहाँ पर रुके थे, हमने कहा था कि हमारा वेव फंक्शन इस तरह से y बराबर a साइन kx। तो अब पहली बार तो आप यहाँ पर k की वैल्यू रख दो, तो k आपने निकाला n पाई बाई l। अब साई है, a आपको कैलकुलेट करना है, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यहाँ भी फुलफिल होगी। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है कि पूरे स्पेस में, पूरे बॉक्स के अंदर 0 से l के बीच में पार्टिकल के पाए जाने की संभावना 1 है। तो आपने लिमिट को 0 से l रखा, -∞ टू +∞ नहीं रखा, क्योंकि आपको लिमिट मालूम है 0 से l, तो आपने वो रखा। अब आप क्या करो, साई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख दो। ये देखो एक सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसको आप कर लो, देख लो यहाँ पर कर लोगे आप। इसकी वैल्यू अल्टीमेटली 0 आएगी। कैसे आएगी आप सिंपली देख सकते हो, ये हमारा सजेशन है कि आप इसको करके देखिएगा। और फिर यहाँ से आप निकालोगे तो आपको l की वैल्यू जो आएगी वो ये जो a स्क्वायर की वैल्यू है 2/l, या a की वैल्यू √2/l आ जाएगी। तो आप वेव फंक्शन को रख दोगे यहाँ पर, तो ये आपने a निकाल लिया। तो a जो होता है इसको हम कई बार नॉर्मलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। तो इतना पर्याप्त है आपके लिए इस क्वांटम मैकेनिक्स के सेक्शन में। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सीरीज। सो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सीरीज बिकॉज लगभग हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया है। ऑप्टिक्स के लिए आई विल सजेस्ट कि आप जो हमारे वीडियो हैं ऑप्टिक्स वाले, उनको एक बार ध्यान से देखिएगा। यू विल गेट मोर देन इनफ फ्रॉम दैट पोर्शन। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर अगली किसी सीरीज़ में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।